बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। अगर आप लाहौर में हैं तो इस वक्त बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। जब मैं ऑफिस आई थी तो इस वक्त तो आसार नहीं थे बारिश के, लेकिन अब जो कह ले मौसलाधार बारिश शुरू हुई है, तो ये गलत नहीं होगा जी। और क्या अपडेट है वेदर के हवाले से? वैसे तो हमारे फ़ोन्स में जो वेदर फोरकास्ट कह रही है वो ये कि आज पूरा दिन बारिश रहने वाली है और ऑन एंड ऑफ होती रहेगी बारिश। लेकिन इस वक्त हमारी नुमाइंदा इकरा लियाकत हमें ज्वाइन कर रही हैं और हमें लाहौर के मौसम के हवाले से बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम इकरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? कमला, कैसी हैं आप? मैं ठीक और वेरी हैप्पी रैनी मॉर्निंग इन लाहौर। थैंक यू सो मच इकरा। मुझे ये बताएं कि जो बारिश शुरू हुई है आज, महकमा मौसमियात क्या कह रहा है, कब तक जारी रहेगी ये बारिश? अमला, बिल्कुल बात कर लीजिए मौसम की सूरत हाल की। तो जब सुबह 8 बजे ऑफिस आए तो उस वक्त तो कोई सूरत हाल नहीं थी, ऐसा ही लग रहा था कि आज सारा दिन हबस की सूरत हाल रहेगी। लेकिन अभी अचानक से जो है वो आंधी शुरू हुई और उसके साथ ही शदीद बारिश भी शुरू हो गई। और इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करती चलूँ, जिसमें माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, कैनाल रोड, जौहर टाउन, बहरिया टाउन, DH, तकरीबन लाहौर और उसकी जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं तमाम जगह पर जो है कहीं पर शदीद बारिश हो रही है और कहीं पर हल्की रिमझिम का सिलसिला जारी है। और ये जो बारिश का सिलसिला है ये दिन भर जारी रहेगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जुलाई तक ये बारिशें जारी रहने का जो है वो कहा गया था। लेकिन शहरियों के लिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है और जैसा कि पता है कि हम लोग भी ऑफिस पहुंचे हैं तो बहुत सारे लोगों का जो है वो ऑफिस का टाइम हो चुका है। तो शहरियों को चाहिए कि जब भी घर से गाड़ी निकालते हैं तो गाड़ी निकालते वक्त एहतियात बरतें। और जो लोग इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं वो तो चाय पराठा भी ले रहे होंगे, तो समोसे पकोड़े का भी मौसम है तो वो पकोड़ों के साथ भी अपनी तवाज़ो करवाएं। लेकिन अपनी गाड़ी की रफ्तार जो है वो कम रखें ताकि जो है ना मौसम को भी खूब इंजॉय करें। इंजॉय करने वाला मौसम है लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। PDM ने कहा है कि शहरी जो है दौरान ड्राइविंग अपनी गाड़ी की रफ्तार कम रखें और तेज़ रफ्तार गाड़ी ना चलाएं, वो सीधा इमारतों से निकल जाए। और इसके साथ साथ अमला ये भी कहा गया है कि क्योंकि पहले जो बारिशें हुई हैं उसमें 139 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाम बहक हुए हैं। तो अभी ये जो बारिशों का सिलसिला है, शदीद बारिशें हैं, ये 25 जुलाई तक तो कहा गया है। लेकिन जुलाई का जो आखिरी हफ्ता है उसमें भी शदीद बारिश, इस वक्त भी आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं जो है शदीद बारिश में जो है बिल्कुल हम नहीं चाहते कि आप बिल्कुल भीग जाएं। आपने हमें सुबह सुबह मौसम के हवाले से अपडेट किया, थैंक यू वेरी मच इकरा, बहुत शुक्रिया आपका। इकरा लियाकत हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर से हमें मौसम की सूरत हाल बता रही हैं और उनके मुताबिक ये बारिश आज तो रहेगी और जुलाई का आखिरी हफ्ता भी महकमा मौसमियात के हवाले से कहा जा रहा है कि बारिशों का है, तो आप सब अपने तौर पर एहतियात ज़रूर करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए हम अब कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। 9 मई के हंगामा खेज वाक़यात के कानूनी नताइज कह लें और सियासी असरात जो हैं एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर साहब हों, उसके अलावा कई रहनुमाओं को 10-10 साल जो है कैद की सज़ा सुनाई है। जबकि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को इस केस में बरी कर दिया गया है। एक जानिब तो हुकूमती वज़रा है इस अदालती फैसले को इंसाफ की जीत करार दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी हल्के हैं उसमें क़यादत का बहरान हो, आइंदा की हिकमत अमली हो या अवामी तहरीक के इम्कानात के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने बानी PTI इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसको गैर आइनी और गैर कानूनी तो करार दिया और साथ साथ उन्होंने 5 अगस्त से हकीकी आज़ादी की तहरीक का भी ऐलान किया। शेर अफजल मरवत साहब जो रुकने कौमी असम्बली, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उसमें तहरीक को लीड करने की कैपेसिटी मौजूद नहीं है और इमरान खान की जानिब से दी गई जो 5 अगस्त की डेट है वो भी गुजर जाएगी और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्या सूरत हाल है जी, और ये जो सज़ाएं दी गई हैं इस पे क्या बात होगी? और फिर शाह महमूद कुरैशी की पार्टी क़यादत संभालने की जो ख़बरें हैं उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने रिएक्शन दिया है कि ये सब बातें कबल अज़ वक्त हैं। इस सारी चीज़ों पे तज्जिया लेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से?
वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें टाइम दिया। ये जो पहले तो मैं इन हंगामा खेज़ वाक़यात के जो कानूनी नताइज जिनका मैं जिक्र कर रही थी, 9 मई के मुकदमात में जो 10-10 साल कैद सुनाई गई है, जिसमें अपोजिशन लीडर भी शामिल हैं, फिर यास्मीन राशिद साहिबा हों, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस के अंदर बरी किया गया है। मैं चाहूँगी इस पर आप तज्जिया दीजिएगा और फिर उसके बाद फिर तहरीक के हवाले से भी हम बात करें। अरबला देखें, दो चीज़ें हैं। पहले आपने जो बात की उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, तो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने क्योंकि ये फैसला सुनाया जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को 10 साल की कैद सुनाई गई, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी रिहाई की एक बुनियादी वजह यह है कि वो 9 मई को लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। अगर वो लाहौर में मौजूद ही नहीं थे तो फिर उनको किस तरह से उस केस में सज़ा सुनाई जा सकती थी। अब जहाँ तक मामला है दूसरे लोगों को सज़ा सुनाने का, या सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है बच्चर साहब, उनको सज़ा सुनाई है, तो ये सारे मामला थे। तो देखें, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब भी किसी मुकदमे में किसी फरीक को सज़ा सुनाई जाती है तो जो मुद्दई होते हैं वो कहते हैं जी इंसाफ का बोल बाला हुआ है, और जो मुलजिम पार्टी होती है वो कहती है जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है, जुल्म हो गया है, हम तो बेगुनाह थे, हमें सज़ा हो गई। लेकिन जुर्म अगर हुआ हो तो किसी न किसी ने तो उसका इर्तिकाब किया होता है और उसको सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कानूनी पेचीदगी है कुछ इस तरह की, और ख़ास तौर पे जब मामला सियासी हो जाए तो अरमला चीज़ें मज़ीद मुश्किल हो जाती हैं। सियासी बुनियादों पे जो मुकदमात बनाए जाते हैं या सियासी बुनियादों पे जिन मुकदमात में कुछ लोगों को सिर्फ वो पंजाबी में कहते तोना लगाने के लिए शामिल कर दिया जाता है, वो पूरे मुकदमे की साख को मशकूक बना देते हैं। उससे पूरे मुकदमे के मामला जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारे गुनहगार भी उस आड़ में बच जाते हैं। तो ये जो सारे मुकदमात हैं इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो शायद 9 मई के वाक़यात में उस तरह से मुलव्वस ना हो, लेकिन क्योंकि 9 मई का वाक़या एक ऐसा वाक़या था जिस पे बहैसियत कौम हम समझते हैं कि सब लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जो लोग भी उसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने भी ये कार्रवाइयाँ की हैं, रियासत को चाहिए कि उनको सबक सिखाए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एक गुनहगार को सज़ा देने के लिए उसके साथ 5 बेगुनाह लोगों को भी सज़ा सुना दें। तो ये अदलिया पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और प्रोसिक्यूशन ख़ास तौर पे जो है उस पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस बात का पूरी ईमानदारी और अल्लाह का खौफ रखते हुए तयन करें कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, लास्ट टाइम भी आई रिमेंबर मेरी आपसे बात हुई थी और तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से आपने तब भी एक चीज़ एड्रेस की थी। मैं चाहूँगी उसी बात को हम दोबारा से डिस्कस भी करें कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त आवाज़ें भी उठ रही हैं कि एक क्लूलेस क़यादतलेस जमात जिसमें हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खान साहब की कही हुई बात को इंटरप्रेट करके आवाम तक पहुंचा रहा है, पार्टी तक पहुंचा रहा है, और उसका साइड इफ़ेक्ट्स हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग भी मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आकर मुख्तलिफ और मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। कोई कह रहा है जी हम नाराज़ हैं, कोई कहता है हमारे साथ ज़्यादती हो गई, कोई कहता है इमरान खान साहब को ये बात पता नहीं थी, लिस्टें उनके मुताबिक नहीं थी, नाम तब्दील हो गए। ये वो चीज़ें हैं जो तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की जो तहरीक जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, और उसके लिए भी खासी नुकसानदेह होगी, और ऑलरेडी जब इतने ज़्यादा चैलेंजेस हों केसेस के हवाले से भी। अरबला, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। आप समझती हैं कि तहरीक इंसाफ की कोई क़यादत है? नहीं, इमरान खान साहब के अलावा मुझे तो सर ऐसी कोई क़यादत नज़र नहीं आती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये अभी सूरत हाल हम सबके सामने ही है।
अल्लाह आपका भला करे। मैंने पहले भी जिस गुफ्तगू का आप जिक्र कर रही हैं उस प्रोग्राम में भी ये बात की थी, और मैं आज भी ये बात जो है वो करना चाहता हूँ कि पीटीआई का जो प्लस पॉइंट है वो ही उसका नेगेटिव पॉइंट भी है। और वो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पीटीआई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें इमरान खान के अलावा कोई क़यादत नहीं है। इमरान खान और अवाम वो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। उनका कारकुन जो है वो किसी और को मानता ही नहीं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, वो शेर अफजल मरवत हों, वो अली अमीन गंडापुर हों, या वो अलीमा खान साहिबा ही क्यों ना हों, लेकिन कारकुन किसी को नहीं मानता। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं। आप ये देखें कि क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब अंदर से कोई और लिस्ट दें और बाहर लिस्टों में नाम चेंज हो जाए। लेकिन पीटीआई का कारकुन इतना बोला है कि उसको जो ये 2 नंबर की आदत कह देती है वो उसको मान लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये इमरान खान साहब के होते हुए ये मुमकिन ही नहीं है कि उनकी बनाई हुई लिस्ट में कोई तब्दीली हो सके। कोई बंदा ये जुर्रत कर ही नहीं सकता, और अगर करेगा तो दूसरे ही दिन इमरान खान उसको पार्टी में नहीं रहने देंगे। लिहाजा ये कहना कि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर को बंदा सेनेटर हो गया, ये कब जो है ना बिल्कुल बाज़ क्यास ही करार दिया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जो मौजूदा क़यादत है, जिसको खैर मैं तो क़यादत मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन आप अगर ये कहें कि जो मौजूदा ज़िम्मेदारान है वो ज़िम्मेदारान क्या इस काबिल हैं कि इस पार्टी को चला सकें, तो इसका जवाब सरासर नहीं में है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बैरिस्टर गोहर जो कि इस वक्त चेयरमैन है, इंतहाई शरीफुन नफ्स, इंतहाई काबिल और इंतहाई पॉलिटिकल विजडम रखने वाले इंसान हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी में ये फैसला भी नहीं कर सकते कि वो किसी कारकुन को अपने आप को टिकट रिकमेंड कर दें, अपने आप किसी को कोई नोटिस जारी कर दें, अपने आप किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर दें, अपने आप किसी के बारे में कोई बात कर दें। बल्कि उनको तो ख़ुद अलीमा खान साहबा मशकूक करार दे चुकी हैं। अलीमा खान साहबा उन पर कितनी बार तनकीद कर चुकी हैं। बहुत सारे पीटीआई के जो नाम नहाद लीडर हैं वो उन पर तनकीद कर चुके हैं। अगर चेयरमैन का ये हाल होगा तो उससे नीचे जो लोग हैं उन क्या ही कहना। अब आ जाते हैं शेर अफजल मरवत साहब की तरफ। देखें, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, नो डाउट जब पीटीआई का कोई बंदा बाहर नहीं निकल रहा था उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, और उनका मिजाज वही है जो कि पीटीआई का कारकुन चाहता है। उनका काम करने का अंदाज, उनकी एग्रेसिवनेस, हर चीज़ वो है जो पीटीआई का कारकुन चाहता है। लेकिन दुल्हन वो जो पिया मन बाए, इमरान खान साहब ने जब उनको फारिग कर दिया तो इसका मतलब है वो फारिग हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी, उन्होंने भी जो कुछ किया वो आप लोगों के सबके सामने है। अलीमा खान साहबा को देख लें, अलीमा खान साहबा जिस तरह से कर रही हैं तो पूरी क़यादत एक तरफ है, नाम नहाद क़यादत एक तरफ है, और अलीमा खान साहबा दूसरी तरफ खड़ी नजर आती हैं। फिर आप ये देखेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब अमलन तो इस जमात के सदर हैं, लेकिन कहाँ हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब? वो खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि उनसे तो कभी किसी मामले पे मशवरा मांगा भी नहीं गया। यानी कि ऐसी जमात जिसका सदर, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा सियासी क़यादत में, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क में मौजूदा जो सियासी क़यादत है उनमें से पॉलिटिकल विजडम से के हवाले से अगर बात करें, अगर वज़ादारी के हवाले से बात करें, सियासी समझबूझ के हवाले से बात करें, तो वन ऑफ द बेस्ट जो पर्सन्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस जो हैं, उनमें चौधरी परवेज़ इलाही का शुमार होता है। लेकिन क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कभी किसी बात पे मशवरा किया गया? क्या कभी उनको किसी बात पे ऑन बोर्ड लिया गया?
रियासत के साथ इस्टेब्लिशमेंट के जो इस वक्त पीटीआई के मामलात हैं, आप यकीन करें, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर ये जिम्मेदारी चौधरी परवेज लाई को सौंप दी जाती तो उन्होंने शायद कब के ये मामला दुरुस्त कर लिए होते, इस वक्त पीटीआई के लिए मामला बेहतर होते। लेकिन मैं ना मानूं कि गिरदान करते इमरान खान साहब जब सब कुछ अपने पास रखेंगे और अपने ही उस पे करेंगे तो फिर कहाँ पे दूसरी क़यादत होगी। अच्छा सर, मैं आपकी इन सारी बातें जो आपने अभी एक्सप्लेन भी की, एक चीज़ जो कि बड़ी ऑब्वियस है कि जब तक हम एक शख्सियत से निकल कर तहरीक इंसाफ अपने लोगों पर एतमाद नहीं करेगी, और वो लोग जो कि ठीक हों, ये भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि माजी के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो शायद अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है कहीं ना कहीं, जिनके हवाले से बहुत दफ़ा कहा गया है कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने उनको अपने साथ रखा और वो बाद में एक्सपोज भी हुए। और अब भी कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के लिए। डू यू अग्री विद दैट? और अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो खान साहब को इस बारे में इल्म नहीं है कि ये लोग जो उनके साथ मौजूद हैं ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी नुकसानदेह कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं? अरवला देखिए, हर जमात में पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, हर पार्टी में कंप्रोमाइज्ड लोग होते हैं और वही पार्टी के लिए सबसे नुकसानदेह भी होते हैं। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले आपके ना दोस्त होते हैं बल्कि आपके दुश्मन से बड़े आपके दुश्मन होते हैं, क्योंकि वो आपके दोस्त के रूप में आपके दुश्मन होते हैं। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ तज़कियाकारों का ये मानना है कि इमरान खान साहब को उनके बारे में इल्म है, सब कुछ इल्म है, लेकिन इमरान खान साहब इसलिए उनको साथ रखे हुए हैं कि उनको शायद ये तासुर दिया गया है कि इन लोगों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये आपके लिए कुछ ना कुछ आसानी पैदा करने का सबब बनेंगे। अब जब इस तरह से कंप्रोमाइज सियासत हो किसी भी सियासी जमात की तो फिर उसके नताइज इसी तरह के होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपके इस लेकिन अरबला इस सवाल का जो पहला हिस्सा था, अब वो ये है कि यहाँ पे आप ये देखें कि जब आपने खुद ऐसे लोगों को जो कि कंप्रोमाइज समझे गए, जिन लोगों को ये समझा गया कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, मौका देंगे, और वो लोग जो कमिटेड थे, जिन्होंने अपने माजी से ये साबित किया कि वो 20-22 साल से आपके साथ थे, जिन्होंने कभी विकेट के दोनों तरफ नहीं खेला, जिन्होंने मुश्किलें सौबतें बर्दाश्त की, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने मारें खाई, अगर आप उनको अपने साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, उनको टिकट नहीं देंगे, उनको लीडरशिप के साथ नहीं बिठाएंगे, तो फिर ऐसे लोग ही आगे आएंगे। बिल्कुल, मैंने यही आपसे क्वेश्चन करना था कि फिर ऐसे में तो वो लोग कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाते हैं ना, जो कई सालों से आपकी जद्दोजहद में आपके साथ हो, और फिर जब आप ऐसे लोगों को जो कि अवामी इंटरेस्ट का आप कहीं ना कहीं समझते हैं। अच्छा इमरान याकूब साहब, अब ये जो तहरीक है, मैं दोबारा से इसके ऊपर इसलिए आऊँगी क्योंकि तहरीक इंसाफ जब भी कोई बातचीत वाले प्रोसेस की तरफ उनको लाने की कोशिश करता है, वो एक तहरीक या एक एहतजाज का ऐलान कर देते हैं, बातचीत की तरफ तो आना दूर की बात है। अब ये फिर पहले 5 अगस्त की डेट थी और फिर 90 दिन की तहरीक का आगाज़ किया जाना था, जिसमें अलीमा खान और अली मीन गड्डापुर दोनों के स्टेटमेंट्स में भी तजाद था। तो ये जो तहरीक जिसको हर दफ़ा तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल कहती है, फाइनल तहरीक कहती है, कैसे निकलेंगे सर लोग बाहर? लोगों के ऊपर केसेस हैं, मुख्तलिफ उनके मामलात हैं, फाइनेंशियली उनके स्ट्रगल्स हैं, पार्टी को जो कहीं ना कहीं वोकल होने की कोशिश करता है उसकी गिरफ्तारियां होती हैं, तो ये तहरीक किसकी बेस के ऊपर चलेगी? यह सवाल ये अरवना कि कौन सी तहरीक? आप बार बार 5 अगस्त का जिक्र कर रही हैं, शायद आप भूल रही हैं कि जिस दिन मिर्जा मोहम्मद अली के घर में आए थे अली मीन गंडापुर साहब, तो उन्होंने तो बढ़ के ये मारी थी कि तहरीक शुरू हो गई है,
और हम 90 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद या हम रहेंगे या तुम रहोगे। जी। तो तहरीक को तो आज शुरू हुए देखें 2 हफ्ते होने को हैं, तो इन 2 हफ्तों में क्या हुआ? अच्छा, और फिर सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब की बात नहीं है, उसी रोज डेट वेरी डे मेरे प्रोग्राम में रऊफ हसन साहब तशरीफ लाए थे। मैंने रऊफ हसन साहब से ये सवाल पूछा था और उन्होंने भी कहा कि जी ये तहरीक का आगाज हो गया है, हम इस तहरीक जो है ना इसके आप रिजल्ट देखेंगे। तो अभी 15 दिन में हमें तो कोई उसका रिजल्ट उस तरह से नजर नहीं आया। अगर आपको आया तो मुझे जरूर बता दें। नहीं, मुझे भी नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी जो ये तहरीकें चलती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद ना जो आपस में मीटिंगें शुरू कर देते हैं उसी को तहरीक का नाम दे देते हैं, और उसमें ये ज़रूर होता है कि बाहर निकल के ये 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं, एक बात अरमला आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर दें, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल तरीन सियासी जमात है पाकिस्तान की। इसमें कोई शक नहीं कि कारकुन अभी भी इमरान खान के साथ इंटैक्ट है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई का कारकुन जो है वो इमरान खान को वापस इक़्तिदार में देखना चाहता है। लेकिन मामला ये है कि ये सारी चीज़ें उस वक्त तक बराबर साबित नहीं हो सकती जब तक मकबूलियत को कबूलियत का दर्जा ना हो, और कबूलियत का दर्जा आपका अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ आपकी जो सियासी मुखालफीन हैं वो मजबूत हो रहे हैं, उनके मामलात बेहतर हो रहे हैं और आपके मामलात खराब हो रहे हैं और आप कमज़ोर हो रहे हैं। इन हालात में अगर आप ये समझें कि तहरीक का सिर्फ ऐलान करके 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आप कामयाबी हासिल कर देंगे तो ये मुमकिन नहीं है। आपका कारकुन अब थक चुका है, वो कितनी मार खाए। लीडरशिप जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, जो नाम नहाद लीडरशिप है, वो एसी में बैठ के वो मुर्गन गजाएं खाए और सिर्फ बढ़ के मारे, और कारकुन बेचारा रोड पे जाके मार खाए। तो कितनी देर वो मार खाए? उसे तो 2 साल हो गए मार खाते हुए। तो अब कारकुन बेचारा जो है देखे वो भी थोड़ा सा डिसहार्ट हो चुका है। उसको मोटिवेट करने के लिए एक लीडर, ट्रू लीडरशिप की ज़रूरत है, जो इस वक्त कम से कम मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो सूरत हाल है और साथ साथ जो तहरीक है उस पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं हम। अब कुछ आलमी सतह पर जो जारी जंगों के हवाले से बात की जाए, कशीदगियों का जिक्र की जाए और सिफारती बेयकीनी के दौर में पाकिस्तान ने एक तारीखी सिफारती कामयाबी हासिल की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की कहा जाए कि मुतहरिक और गैर मामूली सिफारतकारी के नतीजे में जी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतल्लिक पाकिस्तान की जो पेश करदा करारदाद है उसको मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर मंजूर कर लिया है। रूस यूक्रेन जंग हो, गज़ा में इजराइली जारियत हो, इजराइल ईरान अमेरिका तनाज़ा हो और भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा दबाव के तनाजुर में इस करारदाद को सिफारती हलकों में एक बहुत अहमियत मिल भी रही है और मिलनी भी चाहिए। इस करारदाद से जी जो पाकिस्तान ने सिफारती महाज पे जो एफिशिएंसी का मुजाहरा किया है वो कहीं ना कहीं क्लियर हुआ है। और जब वज़ीर ख़ारिजा ने अपने खिताब में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दलाइल के साथ, शवाहिद के साथ पेश किया तो दुनिया ने एक बार फिर जो कहा जाए कि जनूबी एशिया में पायदार अमन की ज़रूरत का पाकिस्तान ने एहसास दिलाया है। इस सारे मामले पे हम तज्ज़िया लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर साहिबा, हम अपने जो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर या डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान बड़ा
एफिशिएंट रहा है अभी रिसेंट टाइम्स में। वैसे हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि बेहतर और पॉजिटिव चीज़ को लेकर आए, लेकिन इन सारे मामलात के अंदर आप इस जो कह लें स्टेप को कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं, और जहां दुनिया भर में इसको पजीराई मिल रही है इसका इम्पैक्ट भी मैं ज़रूर चाहूँगी उस हवाले से भी आप बात कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो हमेशा हार्डकोर रियलिटीज पे बेस कर रही होती है और ग्राउंड फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रही होती है। और जब भी आपको कोई डिप्लोमेटिक आउटकम नजर आता है फेवरेबल किसी भी मुल्क के लिए, उसके पीछे काफी मेहनत होती है, वो ओवरनाइट कोई इवेंट नहीं होता। तो हमारी जो करंट जो सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप, और जो हमारा हाइब्रिड एक फॉर्मेशन है गवर्नेंस का, उनकी बहुत ज्यादा इसके अंदर एफर्ट है। उनका सारे जो अपने कनेक्शंस हैं अपने दोस्त ममालिक से, उनको रिवाइव करने में, जो कनेक्शन खराब हो गए थे किसी भी वजह से ड्यूरिंग द पास्ट गवर्नमेंट, टर्की के साथ, जैसे कि चाइना के साथ और बहुत से ममालिक के साथ, तो उन सबको ठीक करने के लिए और दोबारा से लाइन में लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की है, और वो एफर्ट बहुत कॉन्क्रीट है। तो उसके अगर पैरेलल देखें तो इंडिया जो है वो वही एफर्ट्स जो है वो करता है, लेकिन वो बहुत सुपरफिशियल होती हैं, बहुत ज्यादा उनमें हिपोक्रेसी होती है, और उसके अंदर जो है वो 100% स्टैंड करने की जो है वो चीज नहीं होती, जिसकी वजह से उनको बहुत शदीद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो है उसका सामना है। और मेरा इस वक्त ये कंपैरिजन करने का मकसद भी ये है कि चूंकि हम एक खिते में रहते हैं, हम इकट्ठे आजाद हुए, हमारी जो जर्नी है डिप्लोमेटिक जर्नी वो साथ साथ चलता है, तो हम इस कंपैरिजन में चीजों को जरा ज्यादा समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इंडियन जो है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो है वो हम मिरर कर सकते हैं उसके डिप्लोमेटिक एक्शन में, और हमारी डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग जो है हम मिरर कर सकते हैं हमारी डिप्लोमेटिक एक्शन। हम देख सकते हैं कि जैसे हम पे एक जंग को मुसल्लत किया गया अंडर द प्रीटेंस के पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट जो है वो बना दिया जाए, और चलते चलते आप हवाला दे रही हैं करारदाद का, चलते चलते अब बात वहां तक पहुंची है कि ना सिर्फ ये कि हम टेररिज्म को कंटेन करने के लिए, उसका स्पिल ओवर रोकने के लिए पूरी दुनिया हम पे भरोसा कर रही है, बल्कि अब हम टेररिज्म पे बात कर रहे हैं, और हमारी बात को ना सिर्फ समझा जा रहा है बल्कि माना भी जा रहा है। अब हम बता रहे हैं कि टेररिस्ट कौन है और कश्मीर में टेररिज्म कौन कर रहा है, रीजन के अंदर वाटर टेररिज्म कौन कर रहा है, खित्ते के अंदर सिंध-तास का मुआहिदा कौन ख़त्म करना चाह रहा है, और ख़ास तौर पे जो इसराइल की जारियत है फ़लस्तीन में, वो जिस पे बहुत से लोग जो हैं वो बात करना जो है वेस्ट में बहुत मायूब बहुत समझते हैं। मैनिपुलेटिव सी गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टिल्टेड ट्विस्टेड सी गुफ्तगू करते हैं, तो हम तो उस पर भी खुलकर बात कर रहे हैं। तो इसकी कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ईरान जो है इंडिया का, आपस में बड़ी दोस्ती थी जब हम एक डिफरेंट ब्लॉक में थे और सऊदी अरेबिया और ईरान का रिप्रोशा नहीं होया हुआ था। तो लेकिन इंडिया ने ईरान की उस दोस्ती के जवाब में भी उसकी पीठ में खंजर ही घोंपा है। अब वहाँ पे सारे के सारे अपने एजेंट जो हैं वहाँ पे इंस्टॉल करके और इसराइल को सारे का सारा डेटा वो देते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो अर्नेस्ट ओपिनियन है, हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखकर हमारी ईमानदारी से जो सफारतकारी है, हमें उसी का फल मिल रहा है, जिसमें हम अपनी जो रिजर्वेशंस हैं उनको भी बाकी मुल्कों के सामने रखते हैं और अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं। तो हमें सुपरफिशियली कोई रीजन का जायंट बनने की, एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, आप देख लें कि इस रीजन में अगर कोई ये बात अब समझ रहा है कि इस रीजन के अंदर अगर कोई सिक्योरिटी को गारंटी कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर इस बात की विल भी है और पाकिस्तान के अंदर इस बात की कैपेबिलिटी भी है कि वो इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी को जो है वो मेंटेन कर ले और इसको 100% यूटिलाइज कर ले, अपार्ट फ्रॉम कि हम इस खित्ते के सबसे बड़े विक्टिम हैं टेररिज्म की। एब्सोल्युटली, आई सो एग्री विद दैट। और आपने बड़ी अच्छी बात की है, दैट्स अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच एट द सेम टाइम, कि
पहले जिस टेररिज्म के नाम पे पाकिस्तान को हमेशा टारगेट किया जाता था और कहा जाता था, अब पाकिस्तान उसके बारे में बात कर रहा है और अब दुनिया को शायद ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि वी आर द वंस जिन्होंने टेररिज्म के ख़िलाफ़ इतनी एक लंबी फ़ाइट भी की है, उसको फेस भी किया है और अब हम उस पर बात भी करें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब इस करारदाद का पेश करना ज़ाहिर है ये एक बड़ी आपने ख़ुद भी कहा कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का नतीजा है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप इतने बड़े फोरम के ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल प्रेशर्स भी होते हैं जो कि बाद में जिनका इम्पैक्ट आता है। रियली वांट के पाकिस्तान अब चूँकि इस वक्त इस पोजीशन में है कि हम हर तरह के प्रेशर को फेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ज़ाहिर है डिप्लोमेसी एक बड़ी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, एक डिफरेंट तरीका होता है, उसमें आपको फौरी तौर पे आप इतना अग्रेसिव रिएक्शन भी नहीं दे सकते किसी दबाव का। सो इस चीज़ को टैकल करना भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इंटेलिजेंटली ज़रूरी होगा। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद दैट कि हमें हर चीज़ों को बहुत इंटेलिजेंटली जो है वो नेविगेट करना होगा और ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए। जनरल पब्लिक को भी, हमारे मीडिया को भी और डेफिनेटली हमारे सफारतकारों को भी बिल्कुल भी ओवरवेल्म होके जयशंकर की तरह बिहेव नहीं कर देना चाहिए। जैसे जो है आपको अगर एक कंट्री जो है वो अगर फॉरेन विजिट पे बुला ले तो आप उसका पूरा दिन आपका मीडिया वही दिखाता रहे कि जी ऐसा हुआ है। हम बहुत ग्रेसफुली इसको लेके चल रहे हैं और दुनिया हमारी बात इसलिए सुन रही है और दुनिया ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात को भी इसलिए सुना और कवरेज दी है और अहमियत दी है क्योंकि हमारी बातों के अंदर जो है वो रैशनल है और दुनिया को ये नज़र आ रहा है कि ये जो सारे का सारा प्रीटेंस है खिते के अंदर जो डिस्टेबलाइजेशन का वो उसका स्पिल ओवर बहुत बड़ा हो सकता है, वो पूरे रीजन में जा सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लिहाजा इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसको रोकने के लिए पाकिस्तान पे इन्हिसार और पाकिस्तान की बात को समझना और पाकिस्तान की बात को मानना जो है इस वक्त वो अक्लमंदी की बात होगी क्योंकि हमारे खिते में एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, साइड पे ईरान है, चाइना जो है वो वेस्ट का वैसे एक अजली उन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड दुश्मन है। तो इस खिते के अंदर अगर सुकून रखना है तो वो सब पार्टीज को कहीं एक एंकर करना पड़ेगा और वो एंकर जिसके अंदर ये विल और कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान है और ये पूरा खिता जो है वो इस बात को समझ गया है और ये सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि हमने इस रीजन में अपने एक्शन से ये बात साबित कर दी है कि हम ना सिर्फ ये कि इस रीजन के प्रॉब्लम्स को समझते हैं बल्कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी अहलियत रखते हैं, अनलाइक इंडिया जो कि प्रॉब्लम ना सिर्फ ये कि कंटेन नहीं कर सकता है बल्कि उनको क्रिएट करता है और फिर उनको एम्पलीफाई करता है और अपनी एक की मस्जिद जो है वो बना के बैठ जाता। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। जी, इस वक्त पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर अचीवमेंट है, ज़ाहिर है हम बड़े अच्छे और इंटेलिजेंट वे में सारी चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, उस पर अपना तज्ज़िया दे रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। मेरी टीम को पता नहीं क्या जज्बाती हो जाते हैं सुबह सुबह। अच्छा जी, अभी जिस टॉपिक के हवाले से हमने बात करनी है, पिछले कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, बलूचिस्तान का इलाका है जिसमें एक मर्द और ख़ातून को फायरिंग करके हलाक करने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें सूबे में गैरत के नाम पे तशद्दुद और कत्ल के बढ़ते हुए रुझान का ताज़ा तरीन सबूत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो मुआशरती बिगाड़ का भी सबब बन रहा है और कानून की नाकामी की संगीन अलामत भी बन चुका है। औरत फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये 2019 से 2024 के दौरान बलूचिस्तान में गैरत के नाम पे 212 अफराद को मौत के घाट उतारा जा चुका है, जिनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो ख़वातीन की है। सिर्फ 2024 में ही 19 ख़वातीन इसका शिकार हुई हैं, जबकि नसीराबाद ज़िला से सबसे ज़्यादा
73 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कुल केसेस का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनता है। ये अदाद-ओ-शुमार जी ना सिर्फ बलूचिस्तान की जो समाजी और सकाफती बहरान की अक्कासी करते हैं, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से भी और हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और क्वेश्चन मार्क भी। आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। यास्मीन मुगल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं औरत फाउंडेशन कोयटा, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच यास्मीन साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। ये जो आदादो-शुमार में डिस्कस कर रही हूँ, इट्स अ ह्यूज नंबर। ये हम आए रोज़ ऐसे वाक़यात हैं जो देख रहे हैं। ये तो हम बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा मुल्क में कई ऐसे और भी इलाके हैं जहाँ पे गैरत के नाम पे हमने कत्ल होते हुए देखे हैं, और ये वो वाक़यात हैं या केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं अभी तक। जी बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी जी बिल्कुल सही आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया पब्लिक न्यूज़ का कि हमें थोड़ा मौका दिया कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें। आप सही कहती हैं, गैरत के नाम के कत्ल नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और हमारे पूरे मुल्क में ही गैरत के नाम के जो कत्ल हैं उनकी तादाद में इजाफा होता ही जा रहा है। लोग कहते हैं कि नहीं, अभी लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के हिस्से हैं जहाँ पे अभी तक कुछ ऐसी सोच पाई जाती है कि वो गैरत के कत्ल को जायज़ करार देते हैं और उसको मुख्तलिफ स्टोरीज, मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाकर जस्टिफिकेशन करने की कोशिश की जाती है। तो पिछले 5 साल में जो ऑनर किलिंग के जो वाक़यात हुए हैं वो 212 हैं, और 2024 में भी इसी तरीके से जो ऑनर किलिंग के वाक़यात है जो हमने रिपोर्ट जारी की थी, उसमें 19 ख़वातीन थी और 14 मर्द थे। तो इसका मतलब ये है कि ऑनर किलिंग जो होती है ज़्यादातर ख़वातीन पे 100% इम्प्लीमेंट की जाती है। उनको मारना बहुत जायज़ समझा जाता है, क्योंकि औरत का नाम इज़्ज़त के साथ जोड़ दिया गया है कि औरत हमारी इज़्ज़त है, तो लिहाजा उसको इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर सके, जो जैसा कि हमारी सोसाइटी में मर्द करते हैं, जैसे पसंद की शादी हो गई, इस तरह। तो ये चीज़ें। और आपका कोई सवाल हो तो बताएं। जी जी, मेरा सवाल है यास्मीन साहिबा, भी आपने ख़ुद भी बात की है कि ये जिन वाक़यात का आप जिक्र करिए और अभी जिस मैंने वाक़े का जिक्र भी किया, इसमें भी यही फैक्टर इन्वॉल्व है जिसमें वालिदा ने आके बयान दिया कि इसमें जिसने कत्ल का हुक्म दिया वो ठीक है और मेरी बेटी कसूरवार थी। तो ये एक नॉर्मल ट्रेडिशन का हिस्सा बना दिया गया है कि औरत के नाम के, जो गैरत के नाम पे औरत को कत्ल करना, और उसमें फैमिलीज़ भी, उनका स्टांस भी जो है वो बड़ा इस मामले में डिसअपॉइंटिंग और डिप्रेसिंग है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की फेवर करते हैं, तभी ऐसे वाक़यात ट्रिगर होते हैं। आप सही कहती हैं, लेकिन एक फैमिली की जब बात करते हैं और माँ का इस तरह का बयान आना, वो अपनी फैमिली को ही बचाती है और फिर दूसरी औरत को एक बली बनाया जाता है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए, जो बेटी मर गई है उसको, उसके लिए स्टोरी बना दे। लेकिन हम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम जो इदारे काम करने वाले हैं, आप जैसे हमारे जैसे, हम कहते हैं जिस तरीके से उन्होंने एक इज्तमाई गैरत का काम किया है और बड़े पुरसुकून तरीके से बड़ी सेलिब्रेशन के साथ उन्होंने किया है, इसी सेलिब्रेशन के साथ वो इन तमाम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, और उनकी भी इसी तरह वीडियो शामिल होनी, शेयर होनी चाहिए। मतलब फिर हमारी सोसाइटी में कोई पैगाम जाता है। अगर हम स्टोरीज पे ध्यान देने लगे, फिर तो असल जो काम है वो तो छुप जाएगा। कि ये तो नहीं आप डिनाई कर सकते कि एक खातून को, एक मर्द को चटियल मैदान में जाकर, और बहुत सारे जो इंसान नुमा लोग थे या शक्लें हैं, उन्होंने मिलकर उनको मारा, और कोई एक गोली नहीं मारी। वीडियोस में तो ऐसा भी है कि मारने के बाद भी हर एक ने अपना फर्ज समझा कि इसको मैंने गोली मारनी, और बड़े शान से वो मार रहे थे, किसी को तरस नहीं आया, किसी को ये इतना बड़ा जो हुजूम वीडियो में नजर आता है, सबका एक ही माइंडसेट है कि हाँ, औरत ने जो भी किया, अब उसके 8 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, जो भी उसने किया है, हमारी सोसाइटी में ये काम मर्द भी करते हैं कि चीटिंग करते हैं, शादी के बाद भी दोस्तियां रखते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि शादी के बाद औरतों को भी दोस्तियां रखनी चाहिए, लेकिन ये इस तरह की कहानियां जनरेट करने का मतलब ये है कि इस एक्ट को हम थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी बात वही बनती है कि एक मर्द एक औरत को क्यों मारा गया हमारे इस तरह के मुआशरे में, जहाँ हमारी यूथ, आप देखें इसके जो आपके साइड इफेक्ट है या किस तरीके से सोसाइटी हमारी इफेक्ट होगी, कि हमारी यूथ कितनी डिस्टर्ब होगी। और इन्हीं कबाइल की यूथ जो अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, बैरून मुल्क पढ़ते हैं, वो क्या मैसेज लेंगे, किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन होगी। पहले हमारे मुल्क में कुछ निज़ाम ऐसा है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में
हुकूमती सतह पर कुछ ऐसे इकदामात नहीं किए जाते जिससे हमारी जो नस्ल है वो ज़्यादा इनकरेज हो, डेवलपमेंटल की साथ जाए। वो तालीम तो हासिल करती है लेकिन उनके सामने कोई इतने ज़्यादा मौक़े या अपॉर्चुनिटी या मौक़े मौजूद नहीं हैं। तो इस तरह की फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में इस तरह के जो वाक़यात रूनुमा होना है वो मज़ीद हमारी नस्ल को नफ्सियाती मरीज़ बनाने में एक मदद ही देगी। लेकिन इस वीडियो में जिस तरीके से उन्होंने इसको बनाया है और रिलीज़ किया है और ज़्यादातर टाइम औरत के ऊपर रखा है, मैं तो समझती हूँ कि ये तो बाकी औरतों को भी पैगाम दिया गया है कि अगर कुछ ऐसा वैसा किया, कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चले या किसी और मसाइल के ऊपर भी मुँह खोला, जैसे जायदाद में हिस्सा या पसंद की शादी या जो भी हम अपनी जो एक हमारी बुनियादी हकूक़ है, अगर उनके बारे में अगर ऐसे घरानों में बात की गई तो उनको ज़रा दबाना आसान हो जाएगा। ये मैसेज जो बाकी ख़वातीन को दिया गया है, आई थिंक ये रियासत की ज़िम्मेदारी है और ये कानून नाफिज करने वालों की ज़िम्मेदारी है कि इसके काउंटर में एक ऐसा मैसेज भी दिया जाए कि आइंदा आप गैरत के नाम पे किसी खातून को, किसी फैमिली को इस तरह से शिकार करें तो फिर ये मैसेज भी लोगों तक पहुँचना चाहिए कि उनके साथ क्या सलूक होगा। लेकिन वही बात है यास्मीन साहिबा जो आपने बात की कि माइंड सेट का इशू है। यहाँ पर जो हजूम हम देख रहे हैं, किसी एक का भी माइंड सेट उसके अगेंस्ट होता तो शायद वो थोड़ा आकर इस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एज अ सोसाइटी या एज ए नेशन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनका माइंडसेट ही ये है। थैंक यू वेरी मच यास्मीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। यास्मीन मुगल हमारे साथ मौजूद थी। जी, आप बलूचिस्तान के वाक़े का जिक्र करें, इस तरह के कई वाक़यात हैं जो भरे पड़े हैं, लेकिन इसमें ज़िम्मेदारी रियासत की है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की है कि अगर उन्होंने वीडियो रिलीज़ करके किसी तौर पे ख़वातीन को मैसेज देने की कोशिश की है तो उनको भी कोई मैसेज दिया जाना चाहिए कि गैरत के नाम पे कत्ल अगर होने लगे तो फिर यहाँ पे क्या सूरत हाल बनेगी, आप और मैं सब जानते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जो हमारे साथ हमें गेस्ट ज्वाइन कर रही हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं। अगर आप इनको कहें कि पाकिस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बल्कि अब तो इनका जो एक नया वेंचर है आज हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। होलिस्टिक विजडम बाय डॉक्टर सहर चावला, ये इसकी फाउंडर भी है। बेसिकली ये ब्रांड है जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो और होलिस्टिक हीलिंग के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर रहा है। जदीद साइंस हो, कुदरती अज्जा हो, इनको इकट्ठा किया गया है। डॉक्टर सहर चावला ने ना सिर्फ जो ग़िज़ाइयत को इलाज में बदला है बल्कि हज़ारों अफराद को बग़ैर केमिकल अद्वियात के मुख्तलिफ बीमारियों से निजात दिलाने में भी मदद दी। आज हम इनके जिस प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं वो इनका डायबिटीज़ पैकेज है, जो डायबिटीज़ से लड़ने वालों के लिए कहा जाए कि एक नई उम्मीद है और जो बग़ैर इंसुलिन के जो अपना शुगर लेवल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इनकी प्रोडक्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। डॉक्टर सहर चावला हमें ज्वाइन करिए स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अरमला। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आप आज हमारे सेट पे आएंगे। डॉक्टर सहर, वैसे तो हम आपकी न्यूट्रिशनिस्ट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपके फ़ैन हैं क्योंकि आप बड़ी ज़बरदस्त टिप्स एंड गाइडलाइंस देती हैं, बट ये जो आपका नया वेंचर है, टेल अस अबाउट इट। अरमला, दिस इज़ मोर ऑफ अ कॉलिंग कि आप जब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में चीज़ को अप्लाई करने में इतने डीप चले जाएं कि आप उसकी मैनिफेस्टेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले आएँ, इलाज को नेक्स्ट लेवल पर ले आएँ, क्योंकि यही चीज़ें हैं ना जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, लेकिन नॉलेज का, इल्म का असल फ़ायदा क्या है कि आप उसको अप्लाई करें। होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला जो मेरा वेंचर है, मैंने 6 प्रोडक्ट्स से स्टार्ट किया था। इस वक्त माशाल्लाह अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए और 50 प्रोडक्ट्स पर अब माशाल्लाह 100% ऑर्गेनिक फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स, ISO सर्टिफाइड, पाकिस्तान की हर रेगुलेटरी अथॉरिटी से सर्टिफाइड, फूड अथॉरिटी से सर्टिफाइड। 2 साल के अंदर अंदर 50 प्रोडक्ट्स में डिफरेंट बीमारियों के इलाज के लिए और रेगुलर यूजेज के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें से आज डायबिटीज़ पैकेज पे बात करें। लवली। तो आज हम डायबिटीज़ पैकेज पे, वैसे तो डॉक्टर सहर डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि विद ईच पासिंग डे मैं कहूँगी, ईयर भी नहीं कहूँगी, लोगों में बहुत ज़्यादा
बढ़ रही है, और अब इवन यंगस्टर्स में भी हम सुन रहे हैं कोई टाइप ए डायबिटीज़ का शिकार है, कोई उस बॉर्डर लाइन पे है, प्री डायबिटिक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि, और कहा जाता है कि डायबिटीज़ बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी है। बिल्कुल, आपने जब ये पैकेज डिज़ाइन किया, जाहिर है बहुत सारे लोग इंसुलिन पे हैं, मेडिकेशन पे हैं, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, एक्चुअली जो बीमारी का इलाज होता है ना, वो सिम्टम्स का इलाज नहीं होता, वो जड़ से इलाज होता है। जो मेरी फ़िलॉसफी है, 26 मुल्कों में इस वक्त मेरे पेशेंट्स हैं, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब लोग मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वो यही है कि बीमारी को आपने जड़ से ट्रीट करना है। जो डायबिटीज़ पैकेज है और इसमें जितने भी ये 5-6 हर्ब्स और प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं, इसका भी बेस यही है। सबसे पहले जो चीज़, ये आपके पास डायबिटीज़ का यूनिवर्सल लोगो होता है, ये जो ब्लू रिबन होता है, डायाफिक्स टी के नाम से मैंने लॉन्च की है। डायाफिक्स टी का जब आप डब्बा खोलेंगे तो इसमें आपको बुसे हुए टी बैग्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको फ्रेश हर्ब्स मिलेंगी। और इसमें जो हर्ब्स आपको मिलेंगी अरमला, वो हिबिस्कस है, कैमोमाइल है, लेमन पील है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं और श्रीलंकन दारचीनी है। मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तानी दारचीनी नहीं है जो इसमें है, इसमें सिलोन है, श्रीलंकन दारचीनी है। अब तक 49 हर्ब्स पर अरमला रिसर्च हुई है डायबिटीज़ के लिए। उसमें जो क्वीन ऑफ एंटी डायबिटिक हर्ब्स है वो श्रीलंकन दारचीनी है, जो मैंने इसमें इंक्लूड की हुई है। आपके पास डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ अभी आपने बात की, उसकी शुरुआत ही इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है। श्रीलंकन दारचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है और ये बहुत रीजनेबल प्राइस में है। 1600-1700 की ये चाय, और ये आपके पास 2 महीने चलती है। सिर्फ इसका इतना सा पिंच लेके आपने दोपहर के खाने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर, 30 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, और आपने रात के खाने के बाद आपने पानी में 20 से 25 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने ढक्कन ऊपर रख देना है और आपने फिर 5-10 मिनट पानी में इसके असर को जाने देना है। फिर आपने वो जो पौनी होती है उससे छान के आपने इसकी चाय जो है वो पी लेनी है। ग्रीन टी में शामिल करने का क्या मकसद है? ग्रीन टी में आपके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो विटामिन और मिनरल से भी ऊपर होती हैं, पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स। वो आपके पास बॉडी में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेस पर रिवर्स करते हैं। अदर देन दैट, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो मेरे डायबिटीज़ पैकेज में इंक्लूडेड है, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। ये है जनाब मेरे स्लिम शॉट ड्रॉप्स। स्लिम शॉट ड्रॉप्स के इंग्रेडिएंट्स में आपके पास चिया सीड्स हैं, सेब का सिरका है, हिबिस्कस है। हिबिस्कस मैं सबको बताती चलूँ 5000 साल पुराना चाइनीज़ हर्ब है जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, रिलैक्सेशन, डायबिटीज़ सबके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें अगेन दालचीनी पाउडर है, इसमें मोरिंगा पाउडर है। मोरिंगा को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुपर फूड कहती है। उसमें टिपिकली वो एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूडेड हैं जो डायबिटीज़ के इलाज में होते हैं। 2008 से इस पर रिसर्च चल रही है, अब पूरी दुनिया इसको मानती है। इसमें मुलट्ठी एक्सट्रैक्ट है और इसमें लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास में आपके पास एक कंपाउंड होता है सिट्रेल, जो बॉडी में सेल के लेवल पर जाके आपके पास ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और जो मुलट्ठी है आपके पास, मुलट्ठी अब डायबिटीज़ को कैसे ट्रीट करती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। स्लिम शॉट ड्रॉप्स में 7-8 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मुलट्ठी आपके पास जाके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल को जो है वो ट्रीट करती है। जो आपके पास डायबिटीज़ टाइप 2 होता है नॉर्मला, उसमें आपके पास इंसुलिन के लेवल्स नॉर्मली ब्लड में बड़े हाई होते हैं, लेकिन जिस्म उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। अब इंसुलिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस हार्मोन के। अगर इंसुलिन ऊपर जाए तो कॉर्टिसोल भी ऊपर जाता है। स्ट्रेस हार्मोन जरूरत से ज्यादा ऊपर जाए तो आपके पास जिस्म में सोजिश और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और डायबिटीज की बेस ही इन्फ्लेमेशन है। मुलट्ठी इसको डायरेक्टली रिवर्स करता है। इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? इसके 6 से 7 कतरे आपने अपने दिन की तीनों मील से 4 या 5 मिनट पहले पानी के ग्लास में आपने लेने हैं। एंड दैट्स हाउ यू कंज्यूम इट। अगर आप इजाजत दे तो मैं जरूर आप प्लीज हमें एक्सप्लेन करें। ये है जी सुपरस्टार हरा काम में खरा करेला। 2018 में एक रिसर्च हुई जो अब साबित हो गई है। मैं अरमला बता भी नहीं सकती मैंने अपने कितने पेशेंट्स को करेला पाउडर पिला के डायबिटीज रिवर्स की है। मैं बता भी नहीं। अच्छा, वैसे इससे स्किन भी बहुत ग्लो करती है अगर आप वैसे भी इस्तेमाल करें तो। कड़वा नहीं होता बहुत? कड़वा, बट वो कहते हैं ना हर कड़वी चीज में शफा है, ये तो है। सिवाय जहर के, और हर मीठी चीज जहर है सिवाय शहद के। तो ऐसा ही है। करेले में 4 चीजें होती है, चारेंटिन, पॉलीपेप्टाइड, पी, विसीन और मुमेरसिडिन। ये चारों के चारों आपके पास जिस्म में केमिकल के लेवल्स ऊपर लेके जाते हैं। एडिपोनेक्टिन, एडिपोनेक्टिन करता क्या है? जिस्म में चर्बी के सेल को नॉर्मल साइज पर लेके आता है। बॉडी में डायबिटीज बढ़ने की वजह, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह टाइप 2 खास करके स्पेशली मोटापा होता है। जब आपकी चर्बी का सेल मोटापा यानी होना श्रोते जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके ताले का साइज चेंज हो जाता है। अब ये जो ताला होता है ना, अगर इसका साइज सही हो तो इस पर इंसुलिन
इंसुलिन को आप चाबी समझ लें, बिल्कुल। चाबी लगती है, ताला खुलता है, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। जब इंसान मोटा होता है, चर्बी का सेल बड़ा होता है, ताले का साइज बदलता है, तो चाबी लगना छूट जाती है। आप देख रहे हैं मैं बीमारी को बेस से ट्रीट कर रही हूँ। करेला आपके ताले का साइज ठीक करेगा। ये जो आप एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ये आपको सिर्फ छलावा देती हैं, आपके ब्लड में शुगर सिर्फ नीचे लेके जाती हैं, आपके ताले के साइज को नॉर्मल नहीं करती। अल्लाह ने कितनी सस्ती सब्जी बनाई है। और करेला कितना for granted लेते हैं हम करेले को, हाँ। अच्छा, करेला चाइनीज भी और पाकिस्तानी भी है, और पाकिस्तानी करेला चाइनीज से ऊपर है डायबिटीज के असर में। हम लोग इन चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं बिल्कुल। समझते, और हमेशा अर्मला अगर किसी सब्जी का फायदा उठाना होना ज्यादा, उसको पाउडर की फॉर्म में लेते हैं। यही वजह कि मैंने और पाउडर डॉक्टर सर, एक्सट्रैक्ट्स हम तो सब्जियां ऐसे पकाते हैं, उसमें मिर्च मसाले डाल डाल के उसको तो असर ही नहीं रहता होगा वी ना? डिस्ट्रॉय देम, क्योंकि सब्जियों में सारे विटामिन्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये जो अभी 4 कंपाउंड्स के मैंने नाम लिए, ये भी वाटर सॉल्युबल है। आप पकाएंगे तो असर चला जाएगा। इसीलिए मैंने जितने भी सब्जी पाउडर्स लॉन्च किए हैं, मोरिंगा भी है, उस पर भी मैं अभी बात करती हूँ, वो भी डायबिटीज पे सारे के सारे जो हैं वो पाउडर की फॉर्म में। आप समझे 1 टीस्पून में आप 5 बोल सब्जियों का फायदा उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इसको लेने का आइडियल टाइम क्या है? क्योंकि ये ब्लड शुगर को फौरन नीचे लेके जाता है। अच्छा, मैं सेगमेंट के दौरान बताती चलूं, जो लोग ऑलरेडी एंटी डायबिटिक्स और इंसुलिन ले रहे हैं, उन्होंने, जैसे मेरे पेशेंट्स मेरे पास आके ये सारी डोजेज एडजस्ट करते हैं। मैं 3 से 4 हफ्ते में अपने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के साथ साथ मेडिसिन छुड़वा देती हूँ। अच्छा, मैं साथ आपको ये भी बताती चलूं कि www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाके आपने मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। लाहौर में मेरे प्रोडक्ट्स 3 लोकेशन पर अवेलेबल हैं। अमाना मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, ऑर्गेनिक विलेज DHA में चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, और डिफेंस में H ब्लॉक में अल-फतह के ऑपोजिट जो चिल्तन प्योर का आउटलेट है। आप जैसे ही एंटर होंगे, होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। बाकी पूरा पाकिस्तान www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाए और बीमारियों से फायदा उठाए। जो लोग एंटी डायबिटिक्स और इंसुलिन ले रहे हैं, आप जब ये लेंगे आपके ब्लड शुगर लेवल्स चेंज होंगे। आप बेशक मुझसे अपॉइंटमेंट लें, जिस डॉक्टर पे भरोसा करते हैं उससे अपॉइंटमेंट लें, और उनके मशवरे के आप साथ लेंगे। जितने भी लोग प्री डायबिटिक हैं वो सब, और अगर वो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, वो सब बेफिक्र हो के बगैर टेंशन के अभी मेरा डायबिटीज पैकेज ऑर्डर कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और डायबिटीज रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ जंक फूड भी छोड़ना है। ये नहीं कि डॉक्टर साहब का डायबिटीज पैकेज हो जाएगा उससे। डॉक्टर साहब का डायबिटीज पैकेज लेके रात को पिज्जा ऑर्डर कर दिया, पिज्जा खा रहे हैं और सारी बदपरहेजी हो रही है 2 बजे। अच्छा, ये एडिपोनेक्टिन के लेवल्स को ऊपर लेके जाता है आपके जो, अच्छा, ये टाइप 1 डायबिटीज में भी हेल्प करता है। ओके, बहुत कम ऐसी हर्ब्स होती हैं मतलब जो टाइप 1 डायबिटीज में हेल्प करती हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रियास इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता ना, ये जाके पैंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, उसको प्यार करता है कि इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसको प्रमोट करो। ओके, अब ये जो मेरा स्टार है ना, मेरा देसी घी है, मेरा सेब का सिरका, और एक मेरी जड़ी बूटी है, उस पर हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, शतावरी। सेब का सिरका एक्चुअली आपके पास बनता कैसे है, लेकिन सेब का सिरका आप जब भी इस्तेमाल करते हैं 100% ऑर्गेनिक, रॉ, अनफिल्टर्ड विद मदर। ये जुमला याद कर लें, 100% ऑर्गेनिक, रॉ, अनफिल्टर्ड विद मदर, जैसे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का है और पाकिस्तान की हर अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। आपके पास सेब के जूस की फर्मेंटेशन होती है। जब फर्मेंटेशन होती है वो अल्कोहल में तब्दील होता है, उसके बाद उसको फिर एक बैक्टीरिया से ट्रीट किया जाता है। जो कंपाउंड बनाया जाता है उसको ट्रीट करके, दैट इज एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड आपके पास डायरेक्टली इंसुलिन रिवर्स करता है, आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करता है, और चर्बी के सेल्स का साइज कम करता है। आप लोग अगर चाहते हैं ना पेट की चर्बी कम हो, सिर्फ आप जरा 1 महीना सेब का सिरका पी के देखें, साथ थोड़ी सी डाइट कंट्रोल करके। टमी फैट ले जाना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल, इससे टमी फैट आपका कम होता है। अब जाहिर है जो चीज फैट सेल का साइज आपके पास छोटा करेगी, वो चीज आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको भी आपके पास रिवर्स करेगी, और अदर देन दैट ये ब्लड शुगर लेवल्स को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। अब इसको कंज्यूम कैसे करना है? अच्छा, जिन लोगों को खट्टा सूट नहीं करता वो इसको कंज्यूम नहीं करेंगे, जिन लोगों के अल्सर में बहुत दर्द होती है उन्होंने इसको कंज्यूम नहीं करना, बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है। इस जिसने कभी कंज्यूम नहीं किया वो 4 से 5 कतरे लेगा पानी के ग्लास में, इसको हमेशा स्ट्रॉ के साथ पीते हैं। ये एसिडिक होता है, और ये गट रिपेयर पैकेज में भी है मेरे, वो मैं बाद में बताऊंगी किसी और सेगमेंट में कि उसको कैसे यूज करना है। स्ट्रॉ के साथ लेना है वरना दांतों से एनामल उड़ जाएगा। ठीक है। और 1-1.5 महीने के बाद आपने इसकी डोज 1 टेबलस्पून कर देनी है। मैक्सिमम आप इसको 2 टेबलस्पून पे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर 2 टेबलस्पून लेते हैं तो पानी कम से कम 12 आउंस होना चाहिए। इसको लेने के बेहतरीन टाइमिंग सुबह खाली पेट है,
दूसरा, इसको लेने का टाइमिंग नाश्ते से 30 मिनट पहले, मैं 30 मिनट पहले Okay, लेती हूँ okay. क्योंकि इसको लेने के बाद बहुत भूख लगती है एंड देन आई फील, अच्छा, okay. मेटाबॉलिज्म भी तेज करता है Okay, एंड देन आई okay. फील द नीड टू ईट समथिंग। अच्छा, करेला लेने के बाद भी बहुत ज्यादा भूख लगती है, Okay. उसका भी मैं टाइमिंग बता दूं। करेला पाउडर जो आपने लेना है वो मैं उस वक्त बताना भूल गई, ये रात को सोने से पहले भी लिया जा सकता है। अच्छा, पहले लिया जा सकता है? ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट करेगा, Okay. पूरी रात रेगुलेट करेगा। करेला पाउडर का मैं पहले फिर बता दूं, इसको खाली पेट नहीं लेना, नहीं ठीक है? लेना? वरना और ज्यादा भूख लगेगी। और वैसे भी ये ब्लड शुगर को थोड़ी स्पीड से नीचे लेके जाता है और सबसे ज्यादा तेज रिकवरी भी करेला पाउडर ही करता है। ऑर्डर आप लोगों ने पूरा डायबिटीज पैकेज करना है, डब्बों के ऊपर भी इस्तेमाल का तरीका दिया हुआ है, लेकिन मैंने कहा मैं अपने मुंह से भी एक्सप्लेन बिल्कुल, कर दूं। ज्यादा बेहतर है, क्या बिल्कुल, बता दें। डब्बे भी मेरे ही लिखे हुए हैं। इसको आपने 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून नीम गर्म पानी में लेना है लंच से कोई 1.5-2 घंटे पहले। पूरी एक एक्सरसाइज है, आपने पूरी चार्ट पे अपनी रूटीन बना लेनी है कि मैंने इस वक्त ये लेना है, इस वक्त ये लेना है, इस वक्त ये लेना है। इसको लेने के बाद भी घंटे के अंदर बहुत जोर की भूख लगेगी, तो इसको नाश्ते के 2-3 घंटे बाद लेना है ताकि आपके लंच का टाइम आ जाए। एब्सोल्युटली। अब डायबिटीज पैकेज में जनाब जो नेक्स्ट चीज है मोरिंगा, ड्रॉप्स में भी इंक्लूडेड है। Okay. मोरिंगा जो है मैंने अलग से भी लॉन्च किया, आपने स्लिम शॉट ड्रॉप्स में भी लेना है, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और अलग से भी लेना है। मोरिंगा लेने का आइडियल टाइम सुबह खाली पेट है। 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में सुबह खाली पेट आपने मोरिंगा ले लेना है। मोरिंगा के साथ आप क्या चीज़ मिक्स कर सकते हैं, आप लोग मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, डायबिटीज़ पैकेज में लिवर डिटॉक्स तो नहीं है, वो अलग से है, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ पैकेज के साथ लिवर डिटॉक्स ऑर्डर करेंगे तो ये आपके फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। मैं आज डायबिटीज़ पैकेज के साथ अरमला लिवर डिटॉक्स का क्यों जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली आपके पास डायबिटीज़ की शुरुआत होती फैटी लिवर से है और ये लिवर डिटॉक्स मैंने बनाया ही फैटी लिवर के लिए। एक बड़ी मशहूर चाइनीज हब है, बड़ा महंगा सिंथेटिक सप्लीमेंट आता है मिल्क थिसल, इंपोर्टेड ब्रांड्स का। इसमें मैंने इतने सस्ता 1,500-2 हज़ार में मिल्क थिसल पाउडर आप लोगों के लिए इंक्लूड किया हुआ है। इसमें मैंने कॉफी पाउडर इंक्लूड किया हुआ है, बीटरूट पाउडर इंक्लूड किया हुआ है, इसमें मैंने अलग से मोरिंगा इंक्लूड किया हुआ है, इसमें मैंने त्रिफला इंक्लूड किया हुआ है। त्रिफला एक आयुर्वेदिक हर्ब है। त्रिफला आपके पास 3 हर्ब से मिलके बनती है, आंवला, हरड़, बेहड़। ये बड़े मजे की चीजें, इंशाल्लाह त्रिफला पे फिर भी कभी बात करूंगी। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लेनेट। लोग समझते हैं किन्नू है, नींबू है, आंवला से ज्यादा विटामिन सी किसी चीज में है ही नहीं है। अदर देन दैट इसमें सिट्रस पील पाउडर है। अब आपको पता है, लोग समझते हैं कि नींबू के रस में बहुत ज्यादा विटामिन सी है। हाँ, नींबू के छिलके में रस से 25 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए मैंने उसके छिलके का पाउडर इसमें डाला हुआ है। आपका इससे पेट भी कम होगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल, चाहे आप 40 की हैं, 45 की हैं, ये वाला चाहिए मुझे ना, 50 की, everything बिल्कुल इंशाल्लाह। flat आपको। चाहे आप 40 की हैं, 45 की हैं, 50 की हैं, आप 25 की लड़की लगेंगे और आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। ये 25 की लड़की में मुझे लगता है सबसे ज्यादा ये होने वाला है डॉक्टर साहब। और अच्छे से चेहरे पे ग्लो भी आती है। मुझे अक्सर जो है ना क्लाइंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम जब करेला पाउडर पी रहे थे हमारा चेहरा चमकना शुरू हो गया है। एंटीऑक्सीडेंट है ना, ग्रीन पाउडर है, जिस्म से सारे टॉक्सिन्स वगैरह निकालता है। इसका 1 टीस्पून, इसका 1 टीस्पून आप दिन में मिक्स कर सकते हैं नीम गर्म पानी में और आप इसको सुबह पी जाएं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो रिवर्स होती है ना, तो आपकी एपेटाइट भी सप्रेस होती है, आपको भूख लगना भी कम शुरू होती है। 1-1.5 महीने बाद आप देखेंगे अब आपको इस तरह भूख नहीं लगती, खास करके सेब का सिरका, ये आपकी एपेटाइट बहुत सप्रेस करता है। ओके, लवली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एज अ कंप्लीट पैकेज आपकी वेबसाइट से ऑर्डर किया जा सकता है, उसमें फिर आप यूज का तरीका इसके ऊपर मेंशन है और अभी तो डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया है सब कुछ। अच्छा मुझे ये बताएं कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों का इशू ये होता है कि जब उनको प्री डायबिटीज या कोई चीज डायग्नोज हो रही होती है वो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ देते हैं ना कि अब तो हो गई, अब क्या करें, और फिर क्रेविंग भी उतनी ज्यादा हो रही है, तो क्रेविंग्स को मैनेज करना कितना जरूरी है? एक्चुअली क्रेविंग्स पे ना, अच्छा लोग डॉक्टर्स जो है ना मोस्टली पेशेंट्स को डांटते हैं जब वो कहते हैं हमें क्रेविंग्स हो रही है। मैं नहीं डांटती, बिकॉज इसमें उनका बस नहीं है ना, उनका इंसुलिन लेवल ही बैलेंस नहीं है, उनका स्ट्रेस हार्मोन ही बैलेंस नहीं है। एक और मैं नाज़रीन को बात बताती चलूँ कि आपको 10 से 15 साल ब्लड रिपोर्ट में नजर नहीं आता कि आपको प्री डायबिटीज है। आपका HbA1c 10 से 15 साल खराब नहीं होता, तो आपने इंतजार नहीं करना। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला का डायबिटीज पैकेज यूज करना है और आप प्री डायबिटिक हैं? क्रेविंग्स होती हैं, रात को आपको 1 या 2 से बार ज्यादा आपको अगर पेशाब के लिए उठना पड़ता है। ठीक है। अगर आप पैरों की तरफ देखते हैं और आपको अपने पैर नजर नहीं आते और पेट नजर आता है, आप मुझे लगा कि पैरों में कोई स्वेलिंग का बताने लगी। बड़ा लिटमस टेस्ट है। आप पैरों की तरफ देखें, ठीक है, आपको पैर नजर नहीं आ रहे, आपको अपना पेट नजर आ रहा है, आपको फैटी लिवर भी है, आप प्री डायबिटिक भी हैं। एक और मैं बड़ी निशानी बताऊं, मेरे पास एक पेशेंट आई, उनको यही मैंने अपने होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला के डायबिटीज पैकेज, उनकी बेटी 16 साल की छोटी सी बच्ची,
उसकी गर्दन पे यहाँ काले काले निशान थे और आर्मपिट्स में, बगलों में काले काले निशान थे। वो मुझे कहती हैं मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा जाके पीलिंग करा के थक गई। उनको मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की निशानी है। आप में से जिन लोगों के गर्दन के पीछे काली पट्टी है, बगलों में काली पट्टी है, थाइस पे काली पट्टी और वजन भी ज़्यादा है, यकीन करें आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की नहीं, आपको डायबिटीज़ रिवर्स करने की ज़रूरत है। 6 महीने बाद उनकी बेटी के गले से जादू की तरह वो काली पट्टी गायब हुई, क्योंकि उस बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, इतनी मोटी और हम तो ध्यान भी नहीं देते हैं। ध्यान भी नहीं देते और बगले भी खास करके काली, ये आपके पास इसी वजह से होती है और सबसे पहले गर्दन के पीछे आता है। अगर आपके पास ये निशानी है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक है। अगर आपको फटीग बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि डायबिटीज़ आपके जिस्म से सारे के सारे बी विटामिन निकाल देती है। बी विटामिन आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और बी विटामिन आपके मूड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। डायबिटीज़ एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें विटामिन डी की भी आपके पास कमी हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें बॉडी में कम होती हैं तो आपको डिप्रेशन होता है, आपका मूड खराब होता है, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं। और मैं आपको बताऊं, जब आप खाना कब शुरू कर, ये जो हिबिस्कस है ना, ये आपके मूड के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बड़ा ज़रूरी है। ये तो बहुत मूड खराब ही रहता है मेरा तो। और ये जब आप बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फैक्टर, क्योंकि हम लोगों का इतना रश वाला लाइफस्टाइल है, और जब आपके जिस्म और आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस हो ना, हमारा रिस्पॉन्स है कि हम जंक की तरफ भागते हैं। उसी वक्त आपने हेल्दी खाने की तरफ जाना होता है ताकि वो आपकी बॉडी के स्ट्रेस को मैनेज करे। ये मेरी जो डायफिक्स टी है, जब आप इसका डब्बा खोलेंगे ना, इसमें आपको पर्पल रेड कलर के हिबिस्कस फ्लावर्स और इसकी खुशबू भी बहुत जबरदस्त है, इसका एरोमा भी बहुत जबरदस्त है। क्या बात है, जबरदस्त। चलिए, आप जरूर डॉक्टर सहर चावला की जो वेबसाइट है उसको विजिट करें, होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला, आप उसको देखें। और ये डायबिटीज़ पैकेज ये बड़ा ज़रूरी है जी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत सारे अपनी डिजीज़ेस को नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें कुछ सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, हम क्या उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। वो बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स हैं, ऐसी सब्जियां हैं, ऐसे लीव्स हैं जो कि आप आम जिंदगी में हमारे पास होते हैं, लेकिन हमें उनकी इंपॉर्टेंस का आइडिया नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सहर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। और इंशाल्लाह कल भी हमारी आपसे मुलाकात होने वाली है। और डॉक्टर सहर की जो 50 प्रोडक्ट्स हैं ना, हम सबका यहाँ पे कुछ ना कुछ जिक्र करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा सेगमेंट। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, लेकिन इसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। लेकिन टॉपिक में बात करने से पहले हमारे किचन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आज मेरी फेवरेट शेफ़ कनीज़ फातिमा हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम कनीज़ फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। इतने दिनों बाद आप आई हैं, आप हमसे नाराज़ थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, कनीज़ फातिमा, आज आप क्या बना रही हैं और सुबह सुबह आपने इतनी प्यारी खुशबू हमारे सेट पर बिखेरी हुई है? आज बन रहा है बटर चिकन। ओके, और क्या रेसिपी है, क्या चीज़ें आपने शामिल कर ली हैं अभी? बटर चिकन में सबसे पहले तो आपने बोनलेस चिकन लेना है, उसको आपने मैरिनेट करना है। जो मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया है, उसमें मैंने तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला और दही, इसको कोई मैरिनेट कर दिया 30 मिनट्स के लिए। ओवरनाइट कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी तरफ आपने ये करना है कि पैन में आपने प्याज डालने हैं, 2 प्याज, 3 टमाटर और 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। इसको आपने अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद आपने इन तीनों को ब्लेंड कर लेना है। इन तीनों को आपने ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल उनका एक फ़ाइन पेस्ट बनना चाहिए, ना टमाटर नज़र आए और ना ही प्याज, वो एक आपकी ग्रेवी बन जाएगी। और दूसरी तरफ आपने पैन में जब मैरिनेटेड चिकन ऐड करना है, उसको आपने अच्छे से पकाना है। जब उसको गोल्डन कलर आ जाएगा, देन जो आपने वो ग्रेवी तैयार किया है वो इसके अंदर ऐड की जाएगी। वो ग्रेवी ऐड करने के बाद आपने उसको 2 to 5 मिनट्स के लिए मज़ीद पकाया जाएगा। उसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड किए जाएंगे। सब स्पाइसेस में है हमारे पास गरम मसाला पाउडर, जायफल जावित्री पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर और काली मिर्च। ये सब कुछ आपने डाल के इसको अच्छे से पकाना है। और लास्ट पे आपने दूध और क्रीम डालनी है। क्रीम आपने 1/2 कप डालें इसमें, और जो दूध है वो 1 कप डालें। और उसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी कि किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह की नहीं। और उसको आप गार्निश कर लें धनिया वगैरह के साथ। क्या बात है। और अभी कैमरे में हमें शक्ल भी नज़र आ रही है उस खाने की ना, जो पैन के अंदर मौजूद है। तो ये अच्छा खासा खुश शक्ल खाना है। अभी ये पक रहा है, इसमें क्रीम डलेगी और जब मिल्क ऐड होगा तो ये और प्यारा होगा। बिल्कुल बेहतरीन। कई साथ आप इसको कुक करें। मीनवाइल हम आपके पास दोबारा आते हैं। और आप जिस टॉपिक पर मैंने बात करनी है, ब्रेक पर आने से मतलब ब्रेक के बाद वापस आने से पहले मैं ज़रा डिस्कशन करी थी अपनी टीम से कि क्या चल रहा है आजकल इनके दिमाग में, कैसे ऐसे टॉपिक से सोच रहे हैं। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि
हम रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम अगर ऑप्ट कर लें तो वो हमारा रिलेशनशिप समहाउ कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो जाता है। आप शक से ताल्लुकात बहाल करने के लिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, व्हेनेवर इट्स शादी और एनीथिंग, तो हम दूसरों को अपना एक वो इमेज पोर्ट्रे करते हैं जो शायद हकीकत पर मबनी नहीं होता, या फिर हम अपनी अक्ल कह लें, अपनी यादाश्त कह लें, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं टर्न कर देते हैं। दूसरी तरफ जी हम मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल अपने रिलेशनशिप से, जानते हुए भी और ना जानते हुए भी। मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, ये सब वो चीज़ें हैं जो आजकल की सोसाइटी में हम रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज हमने सबा फयाज जो कि हमारे नफ्सियात हैं उनसे यही बात करनी है। सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबा, आपको ये टॉपिक सुन के हैरानगी तो नहीं हुई कि हमने आज कितना पता नहीं कहाँ से टॉपिक ढूंढ के निकाला है, लेकिन somehow this is the issue जी these बिल्कुल days. और ये एक ऐसा इशू है जो हमें सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, इवन अगर आप अपने वर्क प्लेस पे देखो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। आप लोगों से मिलना मिलाना, ताल्लुकात में भी वहाँ पे भी आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। इवन आप जनरली सोशलाइज भी करें ना तो बहुत सारे आपको अपने सराउंडिंग में लोग ऐसे मिलेंगे जो गैस लाइटिंग और मैनिपुलेशन इस हद तक कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान अपनी सेल्फ से कंफ्यूज होकर क्वेश्चन करता है कि यार मैं ठीक हूँ या ये जो बंदा ये कह रहा है यही ठीक है। हाँ, वो आपके तो वहाँ पे फिर ओपिनियंस दे रहे होते हैं। हाँ, तो फिर आपकी खुद की पर्सनालिटी पे ना एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि यार मुझे लग रहा है यही ठीक कह रहा है, कहीं ना ये प्रॉब्लम मेरे में है। तो बेसिकली जब हम गैस लाइटिंग और मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो इन दो टर्म्स में, पहले मैं अगर गैस लाइटिंग की बात करूं तो गैस लाइटिंग ना एक बेसिकली अगर मैं आम जुबान में समझाऊं तो एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसमें जो ऑपोजिट पार्टनर है आपका इन किसी भी जगह पे, वो बेसिकली आपके ऊपर ये इंड्यूस कर रहा होता है कि हर सिचुएशन में तुम गलत हो। बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूँ या जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ या मैं ठीक कह रही हूँ, तुम जो कर रहे हो या तुम्हारी जो भी सिचुएशन है, जो भी गलतियाँ हो रही हैं, जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं, वो तुम्हारी वजह से हो रही हैं। ये है गैस लाइटिंग। और मैनिपुलेशन जो है वो ये होती है कि हम साइकोलॉजिकली, इमोशनली अगले बंदे को इतना वीक कर देते हैं कि वो बंदा जो है वो दूसरे की बात मानने पर उसको एक आमादा होना पड़ता है कि यार अच्छा चलो मैं इसकी बात मान लूँ। ये है मैनिपुलेशन जो हम इमोशनली करते हैं। बड़ा आम सा वर्ड है, हम आम जुबान में बहुत इसको यूज़ करते हैं कि यार वो फलाना बंदा वो बहुत मैनिपुलेट करता है। हाँ। यानी वो अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करेगा कि सारा जुल्म मेरे ऊपर हो गया है, यू आर द कल्प्रिट, यू आर द कल्प्रिट। या फायदे के लिए, जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं किसी वर्क प्लेस की, तो हम बॉस के सामने बहुत मैनिपुलेट करेंगे, जी फलाने ने ऐसे किया था, उसकी वजह से मैं इस सिचुएशन में पहुंचा, वरना मैं तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तो ये है बेसिकली मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग का डिफरेंस। अब मैनिपुलेशन का मैं पहले गैस लाइटिंग पे तो बात करती हूँ क्योंकि ये तो हम बड़ा अपने रिलेशनशिप और हस्बैंड वाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जो मैनिपुलेशन है, आई रियली वांट कि इस टॉपिक को इसलिए हम एड्रेस करें क्योंकि मैंने बहुत सारे घरों के अंदर बच्चों को भी मैनिपुलेट होते देखा, पेरेंट्स के हाथों, और इसी तरह पेरेंट्स भी बच्चों के हाथों कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होते हैं। तो ये तो मसला आपके घरों से ही शुरू होता है। और फिर हम वर्क प्लेस की बात करें, फर्दर लाइफ में रिलेशनशिप्स की बात करें, ये जो हम बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए समहाउ ब्राइब कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, ये जाकर आगे जाके बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और वो जो मैनिपुलेशन हमने सीख ली है ना, वो फिर हम हर जगह इम्प्लीमेंट करते हैं। बेशक हमने अपने घरों से सीखी, बच्चों ने अपने पेरेंट्स से सीखी, अब कहीं ना कहीं वो टर्म सिर्फ मैनिपुलेशन से शुरू नहीं होती, वो वहाँ पे फिर अगर आप देखें तो आपके अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। जैसे पेरेंट है ना, मियाँ बीवी दो लोग हैं, दोनों की अपनी वीकनेसेस हैं, दो लोगों की। अब वो जब दो लोगों की वीकनेसेस आप मिलाएंगे तो आप खुद देखें वो क्या बनेगा। तो फिर बच्चा घर के अगर एनवायरनमेंट से आप बात करें तो आप वही लर्न करें, और ये एक इतना विस्कस सर्कल चल रहा है ना, कहीं पे भी इसको ब्रेक नहीं लग रही।
मतलब अगर आप पेरेंट फीमेल मदर से बात करें तो उनके बैकग्राउंड में उनके इन लॉज का प्रेशर, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का प्रेशर, अगर वो वर्किंग हैं तो वहाँ से उनके वर्क प्लेस का प्रेशर, फिर कहीं ना कहीं हस्बैंड के साइड की भी इश्यूज़ हैं, फिर हर चीज़ के लिए बीवी को इस बात पे मैनिपुलेट किया जाता है कि सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है। तो वो उसकी भी तो पर्सनैलिटी की वीकनेसेस बनेंगी ना, तो उस वीकनेस को उसने भी तो कहीं इम्प्लीमेंट करना, और ये इतना स्ट्रॉन्ग अनकॉन्शियस प्रोसेस है कि इंसान को पता ही नहीं लग रहा होता। right. इसी तरह वाइस वर्सा अगर आप देखें, हस्बैंड है तो वो भी वही कहेगा कि जी मैं वर्क बैलेंस करना है, फैमिली के साथ भी बैलेंस रखना है, घर में पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ भी बैलेंस करना है, बाहर कोई स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो ऑब्वियसली वो आप कहीं तो उसका डिपिक्ट कहीं तो आप करते हो। तो वो इस तरह से ये सर्कल जो है ना ये चलता रहता है और इसको ब्रेक नहीं लग रही होती। और अनकॉन्शियस है, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्शियसली तो आप ये कर नहीं रहे हो, तो बहुत कम लोग हैं जिनको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि हम इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो ये इतना लर्न हो चुका होगा और पैटर्न बन गया लोगों का। दिस इज द न्यू नॉर्मल, क्या हम जिंदगी और में हम कर रहे पैटर्न हैं। बन गया है ना, और वो पैटर्न आपको पता है एक पैटर्न ब्रेक करने के लिए आपको एक प्रॉपर नया पैटर्न बनाना पड़ता है, और वो भी एक स्ट्रगल है, और हाँ। लेटर एज में जाके तो आपकी आदतें इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उन सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना कि ये प्रॉब्लम भी है। अच्छा, ये आपने बड़ा एक नया टॉपिक छोड़ दिया है। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारी पर्सनालिटीज के अंदर, इवन आई कंसिडर माई सेल्फ, हाँ। अब इस एज में आके आई फील कि मुझे भी समटाइम्स लगता है कि मैं प्रॉब्लम को, जब तक प्रॉब्लम समझ ही नहीं रही तो मैं उसको एड्रेस कैसे करूंगी। अब चाहे वो गैस लाइटिंग है या मैनिपुलेशन है, अगर हम उसको प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे, हम उसको एक नॉर्मल चीज कंसिडर कर रहे हैं, तो हम उसको एड्रेस कैसे करेंगे? ऑब्वियसली जब तक आप अपने प्रॉब्लम को समझेंगे ही नहीं तो आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे। कौन समझाएगा ये हमें? कौन ये समझाएगा? इसके लिए हमें सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। वी हैव टू बी माइंडफुल। तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों से ये पूछें कि वो अपने बारे में, अपनी जात के बारे में कितना माइंडफुल है, आपको कहीं से भी इसका जवाब नहीं मिलेगा। इवन मैं नहीं तो व्हेन वी हैव नो आइडिया अबाउट माय ओन सेल्फ और आवर सेल्फ, हम माइंडफुल ही नहीं है अपने एक्शंस को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेके, तो हम उसका क्या हल निकालेंगे। और जबकि हमें ये लग रहा होता है कि ये चालाकियां हम नहीं सीखेंगे तो हम सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये तो हमारे बचपन में डालती, बेटा इस दुनिया में रहना है तो आपको चालाकी आनी चाहिए। तो ये मैनिपुलेशन जो है ना, ये हमें इस तरह से इंड्यूस कराई जाती है। अगर आप देखें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत तरह के लोग हैं, हमारी जैसे वर्क प्लेस पे या मियाँ बीवी की आप बात कर लें, सपोज मैं यहाँ पे जो फीमेल है मदर, बीवी, उसको डोमिनेट कर रही हूँ कि उसको मैनिपुलेट करना आता है, हाँ। तो शोहर तो मैनिपुलेट हो जाएगा ना, होता रहेगा, होते भी हैं। और उसको अंदाजा भी नहीं। अब क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में मैनिपुलेट होना लिखा हुआ है, वो हो रहा है, तो वो वर्क प्लेस पे भी मैनिपुलेट होगा, अपने कोवर्कर्स के हाथों, अपने पीयर ग्रुप्स के हाथों, अपने बॉस के हाथों, तो वो फिर उसकी पर्सनैलिटी, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। इसी तरह वाइस वर्सा आप ऑपोजिट भी कर लें, ऐसे लोग ना कहें कि आज जो है वो फीमेल को मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स या अपने इर्द गिर्द कपल्स देखे हैं जिसमें वाइफ इज मोर मैनिपुलेटिव देन हस्बैंड्स की कैटेगरी जरा और तरह की मैनिपुलेट करने की होती है। खवातीन क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट भी उसमें ऐड कर लेती हैं। अच्छा, मेल्स में ना आजकल वो फिर टॉपिक से जरा हम हट जाएंगे, लेकिन मैं छोटा सा चीज बता देती हूँ। मेल्स में जब हम ये मैनिपुलेशन का एस्पेक्ट ज्यादा देखना शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनकी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के ट्रेट्स भी साथ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो एक बहुत अलग टॉपिक है, तो वो कहीं ना फिर हम मेल पर्सनैलिटी को उन ट्रेट्स के साथ फिर मिलाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप सबा मुझे ये बताएं कि अगर आपका पार्टनर, आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा शख्स, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव गैस लाइटिंग करने का आदी है, हाउ टू आइडेंटिफाई इट एंड हाउ टू अवॉइड इट? अच्छा, अवॉइड तो देखें आप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर सपोज वो आपका बॉस है या वो आपका कोवर्कर है या वो आपसे थोड़ा सा भी सीनियर है तो वो इस बात का एज लेगा। तो उसके लिए अच्छा, सबसे पहले आइडेंटिफाई तो ये आपको ना ग्रेजुअली में एहसास होना, महसूस होना शुरू हो जाता है कि यार मतलब मैं कितनी दफ़ा गलत हो सकती हूँ।
हो सकता है ना, अगर मैं 5 दफा गलत हूँ तो एक दफा दूसरा मैं बंदा ठीक भी भी हो गलत सकती होगा, हूँ, मैं हाँ। इतनी भी गलत नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन आपको ये मैसेजेस दे रहा है, तो अपनी उस सेंस को आइडेंटिफाई करें सबसे पहले। और दूसरी चीज़ ये कि वर्क प्लेस है या मियाँ बीवी का रिश्ता है, सबकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ है, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई और बाउंड्री के इस हद से ज़्यादा मैंने आगे नहीं जाना, मेरी ये एक लिमिट है, इस लिमिट तक ही मैं बात कर सकती हूँ, इस लिमिट के अंदर अंदर ही मैं सिचुएशंस को हैंडल करूँगी, इसके बाद कुछ भी होता है वो मेरी अपनी सेल्फ है और वो इफेक्ट होगी। सो अगेन वी हैव टू बी माइंडफुल कि यार मैं किस हद तक कर सकती हूँ। अदरवाइज फिर क्या होगा, आपका काम पे दिल नहीं लगेगा, आप बर्न आउट फील करेंगे। रोज़ सुबह जाते हुए सोने के बाद आप उठते हैं तो आप एनर्जेटिक होते हैं, तब आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, तब आप लो फील करेंगे सुबह उठते के साथ ही। तो जब आप एक बंदा सुबह उठते के साथ ही लो फील करेगा तो दिन के एंड तक उसकी क्या एनर्जी हालत बचेगी। होगी, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए, अपनी ज़ात के लिए थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा अपने आप को 10-15 मिनट दे के दिन के इवैल्यूएट करें अपनी ज़ात को, अपने इर्द गिर्द लोगों को कि वो आपके साथ किस तरह से रह रहे हैं और आपने उनके साथ किस तरह से रह रहे वेरी हैं। इंपॉर्टेंट। और सेल्फ अवेयरनेस ये एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आई फील कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं। अब सबा हम सेल्फ अवेयरनेस के लिए या सेल्फ एनालिसिस के लिए व्हाट्स द आइडियल थिंग टू डू एज अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू सजेस्ट कि हम ज़िंदगी में दिन का कौन सा ऐसा टाइम निकाल सकते हैं कि हम अपने पूरे दिन का एक एनालिसिस करें, अपनी पर्सनालिटी का करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मी टाइम मिलता ही नहीं है जस्ट कि आप अपना सोचें कि आपने लाइफ में क्या करना है। हम चलते फिरते, खाना पकाते हुए, वॉक करते हुए, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है। अच्छा, सबसे पहले अगेन क्योंकि हम अवेयर नहीं है, अच्छा मी टाइम मिल रहा होता है। अगर आप देखो ना, लोगों को हम बैठे फ़ोन देख रहे होंगे, 15 मिनट 20 मिनट घंटा गुजर गया है, और अगर वही घंटे में से हम 15 मिनट फ़ोन छोड़ के इवैल्यूएट कर लें अपनी ज़ात को, तो वो कहीं ना कहीं तो हमें बेनिफिट होगा ना। हमें ऐसे हमने ना इंड्यूस कर लिया है ये भी कि यार टाइम नहीं है, जबकि हम 2 घंटे बैठ के फ़ोन देखते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहते हम हैं, उसके ऊपर रील्स देखेंगे, सोशल मीडिया के साथ हम इतने इन कांटेक्ट हैं कि जी हमें हर चीज़ पता है। कहीं ना कहीं वो भी आपके अंदर इंड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि एक बाहर आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। सोशल मीडिया भी, अब देखें, वो भी एक साइंस है कि हम कहते हैं डोपामीन इतना ज़्यादा एक्सक्रीट कर जाता है कि हमारी बॉडी को उसकी आदत होने लग गई है ना। तो अब हमें वो वहाँ पे भी हम माइंडफुल नहीं है कि ये जो हम बैठे हुए हैं ये हम बिजी नहीं है, ये हम टाइम किल कर रहे हैं। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लें कि टाइम किल करने के लिए भी तो हम उसको प्लान कर सकते हैं ना। हम अपनी किसी हॉबी के ऊपर काम कर लें, हम कोई ऐसा काम कर लें जिसमें जो मुझे सुकून देता है। ठीक है, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर मेडिटेशन की बात की, अब मेडिटेट ही करें। आप किसी दोस्त से मिलने चले जाएं, किसी पुराने दोस्त से मिल लें, अपने पेरेंट्स के पास बैठ के 10-15 मिनट गुजार लें। फिर हमारे यहाँ एक ये बहुत अलमिया है कि हम कोई दूसरे से बात करते हुए ही बहुत ज़्यादा रूमिनेशंस बना लेंगे, अच्छा मैं बताऊँ कि ये ना बताऊँ, ये मेरी बात है, मैं क्यों बताऊँ, और वही बात को हम खुद ही सोचते रहेंगे। तो बजाय इसके कि अलग बैठ के रील्स देख के, लोगों को देख के हम उसका नेगेटिव एनालिसिस करें, हम अपने उस एनालिसिस को थोड़ा पॉजिटिव कर लें। अब तो इवन सोशल मीडिया पे हमें इतना कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। देयर आर सो मेनी ग्रुप्स जहां आप जाके सिर्फ बात कर सकते हैं, पीपल आर देयर टू लिसन यू। ठीक है, आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप कोई अपनी हॉबी को देख सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग पसंद है, बहुत सारे लोगों को गार्डनिंग पसंद है, तो ये छोटी छोटी वो एक्टिविटीज़ हैं जो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग जो आपके लिए एक थेरेपी बन सकती हैं अगर आप उसको प्रॉपर वे में करें। और अगर आप नहीं करेंगे और आप ऑफिस से घर आके 2 घंटे आप फ़ोन देख लेंगे, रील आप ज़रूर देखें, लेकिन उन सारे 2 घंटे में से अगर आप अपने लिए 20 मिनट भी इफ़ेक्टिव निकाल लें तो वो आपके बाकी 23 घंटों की जो वो थकावट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच सबा, बहुत शुक्रिया इतनी ज़बरदस्त बातें करने के लिए। सबा फयाज हमारे साथ मौजूद थी जी, और हम बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर से टॉपिक निकाल के उस पर डिस्कशन कर रहे थे। हमारा खाना रेडी हो गया। कनीज़ फातिमा, आप इसको प्रेजेंट करने लगी है, राइट? आप इसमें क्रीम ऐड कर दी है? जी, मैंने क्रीम भी ऐड कर दी और मिल्क भी। ओके, तो इसकी जो फाइनल लुक है वो ये है। बेहतरीन, आप इसको बिल्कुल प्रेजेंट ऐसा कर लें। क्रीमी टेक्सचर होगा, तो आपने ये टेक्सचर और कंसिस्टेंसी रखी। हाँ, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए, हाँ, उसका टेक्सचर पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। सो इट्स लाइक अ गुड टेक्सचर, और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ओके कनीज़ फातिमा, आप इसको फाइनल प्रेजेंट, इसके ऊपर आपने गार्निशिंग करनी है? गार्निशिंग में फ्रेश कोरिएंडर के साथ करूँगी। ठीक है,
एंड दैट्स इट। हाँ, चूँकि मुझे एक सेगमेंट अनाउंस करना है, मैं चाहूँगी पहले मैं आपका ये फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा दूँ और उसके बाद मैं जो है सेगमेंट भी अनाउंस कर दूँ। जी, अभी हम आपको सिंध लिए चलेंगे जहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से अद्वियात चोरी हो रही हैं और वो मरीजों तक नहीं पहुँच रही है। ऐसे में जी जदीद फार्मेसी जो है, जो डॉक्टर रुत फाओ सिविल हॉस्पिटल कराची में काम कर रही है, वो इस हवाले से क्या प्रोडक्टिव इनिशिएटिव्स ले रही है, उस पर आपको हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल फिरोजी हमें बताएंगे। मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अब कल। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और आप ये सेगमेंट देखें। वेरी गुड मॉर्निंग अरमला। हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि सिंध में जो है वो सेहत की सूरत हाल अबतर होती जा रही है, लेकिन कुछ जगहों पर महकमा सेहत सिंध जो है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में और सिविल हॉस्पिटल की IV डेवोल्यूशन फार्मेसी में मौजूद है, जो सिंध की सरकारी सतह पर पहली दफ़ा ऐसा इकदाम उठाया गया जिससे जो आम जो इंजेक्शन हैं उनको किस तरह से मुफीद बनाया जा रहा है और चोरी से किस तरह रोका जा रहा है। हमारे साथ IV डेवोल्यूशन फार्मेसी की इंचार्ज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो लेब बनाई गई है जदीद तर्ज की, ये इससे पहले हमने देखा कि अक्सर बहुत ज़्यादा शिकायतें आती थी कि चीज़ें चोरी हो जाती हैं, मेडिसन इंजेक्शन एक्सपेंसिव इंजेक्शन होते हैं वो गायब हो जाते हैं, तो अब उससे कितनी रोकथाम में मदद मिली है आपको? अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से 50 से 60% जो है हम लोग वार्ड्स को कवर कर चुके हैं और इसके अंदर पिलफरेज का चांस जो है वो मिनिमम है, क्योंकि हम लोग जो देते हैं मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो रेडी टू यूज़ फॉर्म में पिगी बैग्स में अवेलेबल है, तो उसको जो है वो आप बाज़ार में कहीं बेच नहीं सकते। वाइल जो है वो यहाँ से नहीं जाता है, यहाँ से रेडी टू यूज़ फॉर्म जिसको आपने सिर्फ जाकर पेशेंट को इंजेक्ट करना है वो हम लोग यहाँ से दे रहे हैं। दूसरा ये है कि इसकी और फ़ायदा ये है कि स्टीराइल इन्वायरमेंट में यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से अंदर आप जब जाएंगे तो ये HVAC के इन्वायरमेंट में जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली लेमिनार फ्लो हुड्स लगे हुए हैं, जिनके अंदर जितना भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बल्क है वो जो है वो नहीं आपके पास ग्रो कर सकता। तो पेशेंट को सेफ़ अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस, अकॉर्डिंग टू ऑल जितनी भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हर चीज़ जो हर स्टेप है वो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो है वो उसको सुपरवाइज़ कर रहा है और उसके बाद एंड यूज़र तक जो आपका पेशेंट है वहाँ तक जो है वो सेफ डिलीवरी ऑफ मेडिसिन हमारे पास हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर कोल्ड स्टोरेज से लेकर हर चीज़ जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। अब हम पहुँचे हैं स्टॉक रूम में। स्टॉक रूम में हम फार्मासिस्ट समरीन से जानते हैं। समरीन, ये बताइएगा किस तरह से इसको स्टोर कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं आप? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेराइल एरिया में जब मेडिसिन प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद वो यहाँ पे स्टॉक रूम में आती है और आप ये देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल फ्रिजेस में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम लोग इनको लेबल करके स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने लेबल किया हुआ है सर्जिकल 2 का है। इसमें से अगर आप कोई भी एक पिगी बैग निकालेंगे तो ये सारा कंप्यूटराइज्ड है, इसके अंदर कोई भी हैंड रिटन चीज़ नहीं है। पेशेंट का नाम लिखा है, MR नंबर लिखा है, एज लिखा है, डेमोग्राफिक्स हमारे पास कंप्यूटर में आते हैं और पेशेंट के सारे क्लिनिकल इंडाइसिस भी कंप्यूटर में आते हैं। हम उसके अकॉर्डिंगली डोज जो है वो उसको चेक करके फिर हम इसको जो है वो यहाँ पर इंडेंट जो है वो प्रोसीड कर देते हैं और फिर प्रिपेयर होकर आती है और उसके बाद ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है कि ये किस वक्त की डोज़ है और उसके बाद इन्फ्यूजन कितने टाइम में देना है ताकि आपके पास जो क्लिनिकल मेडिकेशन एरर है वो भी कम से कम हो, स्टाफ के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जो भी इसको देख रहा है कि ये किसकी है, किस तरह लगानी है और ये किसने दी है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास पिलफरेज और सेफ्टी दोनों कवर हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी। डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं? इक्विपमेंट्स भी आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कौन से इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और कितना मरीजों की बेहतरी के लिए आप कारकर्दगी दिखा पा रहे हैं? जहाँ अभी हम इस वक्त खड़े हैं ये डायल्यूशन लैब है, ये भी मिनिस्टर साहिबा ने इसका इफ्तिताह किया था। मैं ये कहूँगा कि देखें इस तरह की चीज़ें सिंध गवर्नमेंट में जो हमने इनिशिएट लिया है और भी इस तरह होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो हॉस्पिटल बनाई गई है इससे पहले कुछ काफ़ी यहाँ पे जो कुछ कंप्लेंट्स थी कि इंजेक्शंस और हर डिपार्टमेंट तक ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में होता है कि जेब में कुछ रख लिया, कुछ चलेगा, कुछ इस तरह से होगा, मिसमैनेजमेंट हो जाती थी। तो अब इससे ये होता है कि इससे आप उसको मिसमैनेज नहीं कर सकते। जो डायल्यूट होता है वो किसी के काम का नहीं है, जो पेशेंट के हिसाब से ही, पेशेंट के ही मैनेज के हिसाब से, पेशेंट के डोज के हिसाब से और पेशेंट के नेम से ये डोज बनते हैं यहाँ पर और यहाँ से फिर पेशेंट टू पेशेंट, वार्ड टू वार्ड डिलीवर्ड होते हैं। यहाँ पर डेली 12,000 के करीब टेस्ट होते हैं हमारे और आप एक टेस्ट भी हमारा बाहर नहीं जाता। यहाँ पर वो लैब है जो इंटरनेशनल
उसकी जो है पूरी उसको अप्रूव्ड है, इंटरनेशनली लैब हमारी अप्रूव्ड है। और उधर डेली मैं बता रहा हूँ कि 10 से 12 हज़ार टेस्ट डेली हो रहे हैं, तो हर किस्म के टेस्ट होते हैं, कोई हमारा कुछ ऐसे टेस्ट बाहर नहीं जाता। और यहाँ पे वो मशीनें लगी हुई हैं जो भी मैं समझता हूँ कि आ खान और लियाकत से ही मैं समझता हूँ कि जो उसी के कैलिबर के हिसाब से मशीन लगी। जी बिल्कुल, आपने सुना कि बड़ी खुशाइन बात है कि सिविल हॉस्पिटल के बाहर जो मेडिकल स्टोर्स हुआ करते थे वो हल्के हल्के बंद होना शुरू हुए। हमने भी मालूमात की थी, अभी 2 स्टोर जो है मेडिकल स्टोर हाल ही में बंद हुए हैं यहाँ पर। सिविल हॉस्पिटल जो है इस वक्त जो मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए बेहतरीन इकदाम कर रहा है। अभी जो नई इक्विपमेंट्स आई हैं उससे और सहूलियात में आसानी होगी। जो सिविल हॉस्पिटल के एमएस है डॉक्टर खालिद बुखारी, उनका कहना यह था कि 10 से 12 हज़ार टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर किए जाते हैं। और इस तरह की जो जदीद लेबॉर्ट्री और जदीद वार्ड फार्मेसी यहाँ पर कायम की गई है, इससे मरीज़ों को सहूलियात मिल रही है। जिस तरह हम आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ सहूलियात का फुकदान है, तो महकमा सेहत सिंध जो है वो कई मकामात पर, कई हॉस्पिटल में पैसे भी खर्च कर रहा है और उसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है। इसकी एक मिसाल सिविल हॉस्पिटल आपके सामने है। जी।